कई हिस्सों में एहतजाज के दरमियान बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि असम में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत में हलीफ असम गण परिषद ने शहरियत कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक बरसर इख्तियार बीजेपी की हलीफ असम गण परिषद शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। वाज़ेह कि असम में समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों में इस कानून की ज़बरदस्त मुखालफत हो रही है। एजीपी के लीडर दीपक दास का कहना है कि पार्टी आम आदमी के ज़ात की कदर करती है। एजीपी के लीडर दीपक दास का कहना है कि पार्टी आम आदमी के ज़ात की कदर करती है, जिन्हें फिक्र है कि इस कानून से उनके वजूद के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और शहरी तरमीम कानून के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहा है। मुल्क के शुमाल मगरबी रियासतों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। असम में एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। हालांकि कल कर्फ्यू में ढील दी गई थी, आज भी इंतज़ामिया ने कई इलाकों में सुबह से ही ढील देने का फैसला किया। असम के डिब्रूगढ़ में 7 बजे से लेकर 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। डिब्रूगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कल्लू गोपाल झा ने इस बात की इत्तला दी है। वहीं गुवाहाटी में भी इंतज़ामिया ने 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ढील देने का फैसला किया है, जबकि असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से अमन कायम रखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद अब वादी कश्मीर में हालात तेजी से वापस पटरी पर लौट रहे हैं। आज श्रीनगर में सुबह से ही बाजार खुले हैं। अगरचे इतवार की वजह से कई दुकानें बंद रहीं, ताहम संडे मार्केट में काफ़ी रौनक देखी जा रही है। यह मकामी लोगों के साथ साथ वादी के दूर दराज इलाकों से आए लोग खरीदारी करते नजर आए। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बाजारों में गर्म मलबूसात की खरीदारी में इजाफा देखने को मिला है। सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी जारी है। श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। बांडीपुरा में गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी चौकियों पर बिलाश्तियाल मार्टर गोले दागे। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर पाकिस्तान की जानब से हिंदुस्तान की 2 चौकियों पर छोटे हथियारों से फायरिंग करने के अलावा मार्टर गोले भी दागे गए। फौज ने भी पाकिस्तानी शेलिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान रुक रुक कर फायरिंग का तबादला जारी था। वाज़ेह के इस साल पाकिस्तान ने मुतादिद बार गुरेज सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान फौज के चौकियों को निशाना बनाने के अलावा शहरी आबादी वाले इलाकों को भी निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की मुल्क की बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। पुलिस जवानों की हौसला अफजाई और उनकी बहबूदी के लिए हमेशा काम कर रही है। इन बातों का इजहार आईजीपी कश्मीर एसपी पानी ने किया। बार बार मिलते हैं, डीआई साहब मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको और मेरे अंदर हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है। ये रिलेशनशिप सिर्फ ऑफिशियल नहीं है, उससे बियॉन्ड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस आज के दिन में हिंदुस्तान का नंबर 1 फोर्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 3 माह की तौसीक के फैसले को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि सरकार के इस फैसले की मजम्मत की है। वाज़ेह के फारूक अब्दुल्ला समेत कई असल धारे किए कई सियासी लीडरान 370 की मनसूखी के बाद हिरासत में हैं। सरकार ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे नाफिज पीएसए की मियाद को बढ़ाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि ये गैर मुनासिब, गैर आईनी
और गैर कानूनी है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम बनन कश्मीर ने शहरियत तरमीमी बिल के पास होने का खैर मकदम किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तंजीम के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने अपील की कि बेघर कश्मीरी पंडितों के बारे में भी हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। हम पनन कश्मीर की ओर से कैब जो अभी पारित हुआ संसद के दोनों सदनों में, उसका स्वागत करते हैं। ये बहुत ही परिवर्तनकारी है, युगांतरकारी है, क्योंकि इससे एक डिकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस जो हिंदुओं पर थी, भारत के या भारतीय मन पर, उससे मुक्ति का रास्ता इसने खोला है। और जिनोसाइड के शिकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी या आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। आज पहली बार सिविलाइजेशनल रिस्पांस एक सिविलाइजेशनल देश ने दिया। हम उसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ये देश कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड को भी एड्रेस करे और उनके रिवर्सल के लिए भी ज़रूरी कदम उठाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी बंद रही। इस दौरान किसी भी गाड़ी को जम्मू और श्रीनगर से चलने की इजाज़त नहीं दी गई। आज भी हज़ारों की तादाद में मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियाँ शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर दरमादा रहीं। अगरचे शाहराह को बहाल करने की कोशिशें जारी है, ताहम कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और सड़क पर फिसलने की वजह से इस काम में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। हुक्काम का कहना है कि मौसम ठीक रहने की सूरत में जल्द ही शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। पहले दरमांदा ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। उधर दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें राहत पहुँचाने के लिए ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। इसकी वजह से तरह तरह की मुश्किलात से वो दो चार हैं। ट्रैफिक हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी कि शाहराह पर सफ़र करने से कबल वो मुतल्लिक़ा कंट्रोल यूनिटों से राब्ता कायम करें। सर जी बहुत बुरा हाल है इत्थे बर्फ पैण नाल बहुत बुरा हाल होया पिया। बर्फ ही बर्फ हो गई है। टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दुकानां बंद आ सर जी। असीं चाहुंदे आ भी छेती छेती रस्ता खुल जाए। 6-7 दिन के विच असीं अपने घरां 'च पहुँच जाइए छेती। बहुत बुरा हाल होया पिया सर। इत्थे बहुत दिक्कतां का सामना कर। दुकानां बंद आ जी। चाह पानी रोटी पानी तो बड़े तंग होए। पैसे भी खत्म हो गए होया। गड्डियां का भी बुरा हाल है सर साडियां दा जी। मुश्किल है। ठंड बहुत हो चुकी है जी। हथ पैर काम नहीं करते है। पानी भी ठंडा पिया नहीं आया, गर्म करके पीना पैंदा है। कितने तेल स्टोव का तेल कितने मिलता नहीं है। राशन पानी लैने बहुत दूर जाना पैंदा है। दुकाना भी बंद है। कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट दुकान खोलता है, उसके बाद कोई दुकान नहीं खोलता। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज जारी है। इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के अलावा समाजी और मिली तंजीमों और आवाम की कसीर तादाद मौजूद है। एहतजाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को मोदी ने जो नारा दिया वो सब झूठ है। मखसूस तबके को निशाना बनाने की साजिश रची गई है। ये हिंदुस्तान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर संविधान, एज पर दस्तूर है, ये हमें इजाजत देता है कि हम सारे इक्वल हैं और हम मुस्लिम एकता करेंगे। तो फिर याद रखो वाले असल ఎందుకు మన टीचर अगर इख्तियार में नहीं है तो हम यहाँ पर खामोश बताया जा रहा है कि 15 लाख हिंदू है और उन्हें इस तरह से शरणार्थी के तौर पर नहीं देखा जाएगा। और वहाँ पर 6 लाख मुसलमान है और सारे लोगों को इलीगल डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है। वह इलीगल वर्ड यूज कर तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। राजस्थान की मॉडल और अदाकारा पायल रोहतगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पायल रोहतगी को सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। पायल रोहतगी ने नेहरू खानदान पर मुतनाज़ा पोस्ट किया था। फास्टैग का कानून आज से मुल्क भर में लागू किया जा रहा है। आज से तमाम गाड़ियों के लिए फास्टैग लाजमी है। फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक टोल टैक्स अदा किया जा सकता है। टोल प्लाजा पर ड्राइवरों को गाड़ियां नहीं रोकनी होगी। इससे तेल की बचत होगी, साथ ही आलूदगी में भी कमी वाक़ई होगी। आज से तमाम गाड़ियों के लिए फास्टैग लाजमी होगा।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मजलिस इकबाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उर्दू और नई नस्ल के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और नई नस्ल को उर्दू से जोड़ने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम करने पर जोर दिया। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ के लिए एकेडमियों के साथ बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये इदारे उर्दू के फ़रोग़ को छोड़कर अदीबों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मुल्क में ज़ुबान के फ़रोग़ और ज़बान को नई नस्ल तक पहुँचाने का काम मुतासिर हो रहा है। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मजलिस इकबाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा सेमिनार में दानिशवरों ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए ज़ुबान को नई नस्ल तक पहुँचाने और इसके लिए ज़मीनी सतह पर काम करने पर जोर दिया। कोई ढंग से पढ़ा दे, बल्कि जगह ब जगह जो ख़ास तौर से रज़ाकाराना जो तंजीमें हैं वो कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ महल्लों में आप अपने तौर पर कम से कम टीच योर सेल्फ उर्दू इन 15 आवर्स या 2 वीक करके, इस तरह से 3 वीक करके अगर कोई प्रोग्राम चलाएं तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम उर्दू को फ़रोग़ न दे सकें या नई नस्ल तक उर्दू को न पहुंचा सकें। अब हम लोग टेक्निकल एजुकेशन होने के साथ साथ कोशिश ये करते हैं कि नई नस्ल को उर्दू ज़बान सिखाई जाए। एक तो एक उसकी शीरीनी अलग है, सारे एक्टिविटीज़ ज़्यादातर उर्दू में बोली जाती हैं, बोलने में फ़र्क होता है दूसरी ज़बानों के साथ। तो कोशिश ये कि नई नस्ल को सिलेबस में भी कहीं ना कहीं उर्दू को दाखिल होना चाहिए। दानिशवरों का मानना है कि जब तक उर्दू ज़ुबान को नई नस्ल तक पहुँचाने का मौसर इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ज़ुबान के फ़रोग़ की राह यकीनी नहीं बनाई जा सकती है। अगर इसके लिए वक्त रहते काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और तशवीशनाक होंगे। दानिशवरों ने तलबा को अपनी कारोबारी ज़ुबान के साथ मोहब्बत की ज़ुबान उर्दू को सीखने पर जोर दिया। पूरी है कि हम अपने नई आबादी को, नई नस्ल को, नौजवानों को उर्दू की पढ़ने की तरगीब दें। और उर्दू पढ़ने से तरगीब से मेरी मुराद है कि उर्दू को बाज़ाब्ता वो उर्दू रस्मुल ख़त सीखें। और बच्चों को हम जहाँ भी अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ा रहे हों या उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हों, अगर इंग्लिश मीडियम में भी अगर पढ़ा रहे हैं तो एक पेपर उर्दू के तौर पर हम पढ़ें। उर्दू और नई नस्ल का ताल्लुक़ जो है ज़बान से वाकिफ़ होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ़ ज़बानों का इल्म भी होना चाहिए। मैं तो अपने कॉलेज में, मैं MLV कॉलेज में हूँ, बच्चों से कहती हूँ बेटा उर्दू ही नहीं पढ़ना, उर्दू के साथ इंग्लिश, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और संस्कृत भी पढ़ो, क्योंकि जब ज़बानों से वाकिफ़ हो जाओगे तो आगे चल के आपको ज़बान पे अबूर हासिल हो जाएगा और आप हर मैदान में कामयाब होगे। सेमिनार के अख्ताम पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जरिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तलबा के लिए शुरू किए गए उर्दू हफ्ता प्रोग्राम के तलबा को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। तामीराती जगहों पर मजदूर माँ की कमर से लगकर गरीबों के बच्चे बड़े होते हैं। किसानों के साथ खेत में जवान होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद है, मजदूर और किसान हैं। दिल्ली आतिशज़दगी में हलाक हुए मजदूरों के तनाजुर में पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में हुए आतिशज़दगी ने बिहार के 38 मजदूरों को निगल लिया, लेकिन इनसे जुड़े लोग आज भी अपने दर्द को बयां करते हुए छलक पड़ते हैं। किसी के घर में ज़ईफ माँ बाप है तो किसी के घर में नौजवान बीवी और मासूम बच्चा। दोनों भाई क्या किया था घर बनाने के लिए जो है क्या किया था कि घर बना अपने दुनिया छोड़ के चले गया। ऐसा मतलब यही जो स्थिति होती है, कब तक लोग जाएंगे और कब तक मर के वापस होंगे, इस पर सरकार अब तक क्या कर पा रही है, हमको अब नहीं लगता है कि इस पर कोई कभी लोग रोक लगा पाएंगे या ये बेरोजगारी दूर हो पाएगी। दिल्ली और दीगर शहरों में मजदूरों के साथ हुए हादसे के बावजूद पेट और भूख से बेबस मजदूर रोजाना बड़े शहरों का रुख करते हैं। सैलाब और कुदरती आफात से परेशान ये मजदूर रोजाना ट्रेनों में बैठकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े होते हैं, क्योंकि बात है भूख की, बिलखते बच्चों की आहों की और फैमिली के मासूम निगाहों की। जमीन है नहीं
और है तो सैलाब जैसी कुदरती आफत इसे निगल लेती है। हालत यह है कि गांव देहात वीरान हो गया है। सारे युवा, मजदूर लोग, किसान प्रदेश खटने के लिए चले जाते हैं और गाँव में महिलाएं, बुजुर्ग और वही बच्चे सिर्फ नज़र आ रहे हैं। गांव में वीरानगी छाई हुई है। खेत खलिहान चौपट हो चुका है। सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है। गांवों में रोजगार का टोटा पड़ा हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों में एक सुई का कारखाना भी बिहार में स्थापित नहीं हो पाया है। दिल्ली की फैक्ट्री में आतिशज़दगी में इतनी बड़ी तादाद में बिहार के मजदूरों की मौत के बावजूद किशनगंज, सीमांचल और पूर्वांचल के मजदूर दिल्ली, मुंबई और पंजाब का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो नहीं गए तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। अभी परेशानी तो बहुत कुछ है। पेट के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बिहार में काज काम कम मिलता है, खेती बाड़ी है ही नहीं, क्या करेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। कांग्रेस ने बिहार में सनती कारखानों और कामकाज के जराए और मौके का ना होना इसकी अहम वजह बताई है। कांग्रेस का कहना है कि गांव में ज़राअत और उससे जुड़े मामले में बतदरीज नुकसान होता आ रहा है, जिसकी वजह से कमाने के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर जाते हैं। तो सीमांचल से सर्वाधिक पलायन होता है और इसकी गवाही सीमांचल के विभिन्न स्टेशनों से लंबी दूरी की खुलने वाली ट्रेनों के शौचालयों में देखिए, भेड़ बकरी की तरह लोग बाहर जाने को विवश हैं। ग्रामीण आवास योजना में जरूरतमंद मुस्तहिकीन को सरकारी मुलाजिमीन तरह तरह से परेशान करते हैं। जरूरी कागजात और लिस्ट में नाम होने के बावजूद फायदा नहीं मिल पाने की शिकायत तो की जाती है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा योजना जब चालू हुई थी 2005 में, तो एक उम्मीद जगी थी कि सीमांचल और कटिहार क्षेत्र से मजदूरों का पलायन रुकेगा, लेकिन उसी समय से योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से आज भी बड़े पैमाने पर सीमांचल व कटिहार के लोग मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। मनरेगा का इशू अभी सभी जिलों में है, कटिहार में भी है कि लगभग 1 साल से अधिक अवधि होने के बावजूद मटेरियल एस्पेक्ट जो है पेमेंट का, वह रिलीज नहीं हुआ है विभाग द्वारा, और जो मानव दिवस सृजन का पैसा होता है मैंडेज का, वह कंपोनेंट हम लोग पे कर सकते हैं। ऐसे बच्चे मजदूर माँ की कमर से लगकर बड़े होते हैं, किसानों के साथ खेत में जवां होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। मजदूर और किसान हैं, 2 वक्त के लिए रोजी रोटी कमाना इनकी मजबूरी है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इस तरह के हादसा कब तक होते रहेंगे? जरूरत है दिल्ली जैसे हादसों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की और इन मजदूरों के माश के बेहतर और कारकर्द निजाम की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बेंगलुरु में निर्भया दिशा नाम से एक मुहिम शुरू की गई है और लोगों ने सोशल मीडिया और अवामी प्लेटफॉर्म पर मुल्क में हो रहे इस्मत रेजी के मामले के खिलाफ आवाज बुलंद की। लोगों का कहना था कि वो मुल्क में इस्मत रेजी के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, लोगों में बेदारी चाहते हैं, ताकि फिर कोई निर्भया इस मुल्क में अपनी इस्मत पामाल न करे। Most importantly, when we say Nirbhaya Disha Me, this is not just about the Nirbhaya case or the Disha case. This is the normalization of violence against women and sexual harassment and even rape culture that is becoming accepted on a pervasive level. See, what we must understand that this is not just the outcry is not the responsibility of men, not the responsibility of women or the victims. It is the responsibility of men also. It is the responsibility of LGBTQ. It is the responsibility of all of us as citizens to kind of take a part in this and say, I do not want to allow this to fester. So hashtag Nirbhaya Disha Me. Nirbhaya happened, we had our uproar and then we all shut up. Disha happened, we are having an uproar and soon we will shut up. Me indicates that it could happen to any one of us at any point of time, and then there'd be an uproar and again we'll shut up. So this is a vicious cycle that just continues, and it's a high time we nip things in the bud and once and for all find a solution. Now what's the solution, you can ask? I think it's twofold. The solution can firstly begin at home. The way we bring up our children, the way our children are taught in schools and colleges, sex education at a very early age. We stop restricting our girls and start teaching our boys how to behave. We stop telling, we basically do not cater to a lot of gender roles and gender stereotypes. My feelings are that of sadness, of rage and sadness.
and also of it's what I'm asking of all of us, all persons, all persons, all citizens, all individuals, to really protect our right to imagine the world we want, the world we deserve, the country we want and the country we deserve, to protect our right to imagine that and to make that happen through collective action. We want sensitive police department, we want sensitive government. We hear the statements like, women should not wear this, women should not go out at these times. Even this time when the Hyderabad case happened, we heard the people in position of power saying that what she was doing in the night, why she didn't call the police. So we don't want that. We want that somebody should understand our issues, somebody should provide us a safe environment rather than questioning. LNJP अस्पताल अहाते में खवातीन धरने पर बैठ गई हैं। पुलिस खवातीन को समझाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चीफ स्वाति मालीवाल की तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। स्वाति मालीवाल बेहोश हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें LNJP अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्वाति मालीवाल गुज़श्ता 13 रोज से भूख हड़ताल पर हैं और इस्मत दरी और कत्ल मामले में मुजरिमों को 6 माह के अंदर सजाए मौत देने का मुतालबा कर रही हैं। पूरे मुल्क में कैब की मुखालफत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। कानपुर में एहतजाजी जुलूस निकालने की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। कैब की मुखालफत में कानपुर के चमनगंज के हलीम कॉलेज चौराहे पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसे पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार के दरमियान नोकझोंक की हुई। है क्या हम केबी का क्यों के हाथ में काम नहीं है, उन्होंने जो 3 मुल्कों का नाम लिया, सेबी ये है कि वो उन्होंने कुछ कानून लाए कि 11 साल से घटा के 6 साल इसको कर देंगे और कुछ और सहूलियतें दी। हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेंशन किया, हम किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है अमित शाह जी ने और भारतीय सरकार ने कि जो है उन मुल्कों का धर्म इस्लाम है और वहाँ के लोग मुसलमान हैं, उनकी प्रार्थना से लोग यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। ऐसे शरणार्थियों को हम यहाँ पर शहरियत देंगे, तो इसके हम अगेंस्ट हैं कि आप इस्लाम और मुसलमानों को ना बदनाम करिए। बेंगलुरु की हलई मेमन जमात ने एक बार फिर सखावत फयाजी का शानदार मुजाहरा किया। जी हाँ, इस जमात ने अपने ही समाज के गरीबों, माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों के लिए एक और अपार्टमेंट तामीर किया है। शहर के यशवंतपुर के करीब वाक़ई ये अपार्टमेंट 38 मकानात पर मुश्तमिल है। इस इमारत का इफ्तिताह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल एच मेमन ने किया। मेमन बरादरी में कम आमदनी वाले ख़ानदानों की निशानदेही करते हुए उन्हें मकानात फराहम करने की कोशिश गुज़श्ता कई सालों से जारी है। बेंगलुरु हलई मेमन जमात के सदर यूनुस सेठ ने कहा कि ये 7वां रिहायशी प्रोजेक्ट है। अब तक जमात ने कई ख़ानदानों को मुस्तकिल रिहाइश की मुफ्त सहूलत फराहम की है। इस मौके पर यह पैगाम दिया गया कि इस तरह की कोशिश अगर हर समाज में की जाए तो बड़े शहरों में रिहाइश का मसला हल हो सकता है। 20-25 हज़ार में अगर किराया देंगे तो घर क्या चलेगा, तो वो नज़रिए से वो ये किया था जो भी नौकरी करने वाले उनको हाउसिंग फ्री देना एक पहले से उनका आइन मकसद बन गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1984 में पहली कॉलोनी बनाई केजी हल्ली में, उसके बाद नाइंदहल्ली में बनाए, उसके बाद तनी संद्रा में बना है, सारे पड़िया में बने हैं और अल्लाह के फजल से ये 7वीं कॉलोनी है हमारी। बहुत अच्छी से बनी हुई है माशाल्लाह। 38 फ्लैट्स, 9 फ्लैट्स तो 9 1 बेडरूम के हैं और 9 फ्लैट्स 2 बेडरूम के हैं और रेस्ट 18 फ्लैट्स 3 बेडरूम्स के हैं। हमारी जमात का मेन मंशा इस प्रोजेक्ट में, एक खूबी है इस प्रोजेक्ट में कि जिसके पास 5-10 लाख रुपया है बट बाकी के 10-12 लाख दे नहीं सके, उनको हम लिफ्ट किए। दे नॉट एक्चुअली पुअर बट दे आर वेरी रेस्पेक्टेड वर्किंग क्लास पीपल। 25 साल से 30 साल तक मेरे पास कोई रूम नहीं था, मैं सर्विस करता था, मेरे को कोई इनकम नहीं थी। तो ये हलई मेमन जमात बेंगलोर ने जो बीड़ा उठाया है, इन्होंने 6 कॉलोनियाँ बनाई हैं। और एक बात आपको बता दूं कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि जो चीज़ तुम खुद अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु की
हाल ही मेमन जमात ने एक ऐसा नेक काम, एक ऐसा कार्य खैर, खिदमत खल्की, एक ऐसी मिसाल कायम की है जो दीगर समाजों के लिए, दीगर तबकों के लिए मिसाल कही जा सकती है। इन्होंने अपने ही तबके के, अपने ही समाज के गरीब और मुतवस्सित ख़ानदानों के लिए आशियाना का इंतज़ाम किया है। कैमरामैन नवीन के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।